गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो ये 8th क्लास चली हुई है एनसीईआरटी की, 6th और 7th क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है उन्हीं को मैं बताना चाहूँगी कि हमारी 6th और 7th क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप लिस्ट में जाइए और पीछे वाली क्लासेस जो है उनको ज़रूर देख के आइएगा, ठीक है। तो आज हम अपना जो हिस्ट्री चली हुई थी 8th क्लास की हिस्ट्री, उसका चौथा अध्याय जो है 4th चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन जो है अपनी मिलती रहेगी जब भी हम क्लासेस लेंगे। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो अभी आफ्टरनून में ये जो हिस्ट्री वाली हमारी क्लास है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो है ये क्लास ख़त्म होने के बाद, जो थ्योरी वाली क्लासेस है ये ख़त्म होने के बाद हम नोट्स के ज़रिए अपना जो है रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो एक बार मैं सभी स्टूडेंट जो देख रहा है वीडियो को उसको कहना चाहती हूँ कि पहले हम अभी देखो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत टाइम है। किसी भी चीज़ का ले लीजिए, सीटेट का तो अभी जुलाई तक आएगा, बहुत ही टाइम है, ठीक है। 3-4 महीने तो आराम से ही हैं, ठीक है। और एस्टेट की अभी कोई डेट नहीं आई है और केवीएस की भी अभी कोई डेट नहीं आई है। जब आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो क्या है कि बहुत ही आराम से हम तैयारी करेंगे। आप जब वीडियो को देखो तो बिना स्पीड बढ़ाए, शुरू में ही अगर हम स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो कोई भी चीज़ हमें जो है समझ में नहीं आएंगी। पहले हम आराम से चैप्टर को पढ़ेंगे। ये देखिए छोटे बच्चों की जो है ये मटेरियल है, ये क्लास जो हमारी एनसीईआरटी। तो आप तो फिर भी एक भावी टीचर बनने वाले हो, ठीक है। तो बहुत दिमाग है हमारे पास, अच्छे खासे इंसान हैं हम। तो जो है पहले हम इसको अच्छे से देखेंगे। शुरू में जब वीडियो देखेंगे बिना स्पीड बढ़ाए अच्छे से जो है चैप्टर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद जब हमें रिवीजन करनी होगी, ठीक है, वैसे तो रिवीजन मैं नोट्स के ज़रिए करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले, अब हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद नोट्स के ज़रिए करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब आप किसी भी चैप्टर को दोबारा से जब हम रिवीजन करेंगे तो तब हम स्पीड बढ़ा के देखेंगे। शुरू में हमें स्पीड बढ़ा के नहीं देखनी है, ठीक है। नहीं तो कुछ चीज़ें हवा में ऐसे ही चली जाती हैं, फिर हमें समझ नहीं आता, फिर कहोगे ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं। और जो पीछे की क्लासेस हैं, पीछे के चैप्टर हैं 6th और 7th की, वो ज़रूर देखिएगा 8th के करने से पहले, क्योंकि पहले बेस क्लियर होना चाहिए। एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे। अगर शुरू में ही ऊपर वाली सीढ़ी में जाएंगे तो हम गिर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले अच्छे से अपनी 6th क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर 7th और फिर 8th। और एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, और एक भी लाइन, ठीक है। एक एक लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत बात हो गई। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं बताने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है जल्दबाजी में रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। पेपर बाहर से कुछ भी नहीं आता है। एक सीटेट में तो बाहर से कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। बिल्कुल लाइन टू लाइन डिटो पहले क्वेश्चन दे देंगे आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं। सिर्फ जो टाइम की मैनेजमेंट होती है ना, टाइम की मैनेजमेंट करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है आजकल जो दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं बड़े बड़े। उसके बाद जो है फिर उसमें ABCD जो है ऑप्शन दे देते हैं छाँटने के लिए। तो बाकी कुछ नहीं है, चीज़ें आसान हैं, बस उसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है उसको एग्ज़ाम को, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कब होगी, जब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करेंगे। अगर हमने पढ़ रखा होगा तो हम फटाफट क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना जो 4th चैप्टर है हमारा 8th क्लास की हिस्ट्री का, ठीक है। और आज हम सिविक्स भी अपना शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी तो हमारी ख़त्म हो ही गई है, ठीक है। चलिए, ये बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं बताने के लिए, इसलिए आज का आपका इतना टाइम ले लिया, ठीक है। चलिए, 1895
1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, बिरसा नाम का एक आदमी था जिसको झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी जो है बीमारियां उनको दूर कर सकता है और अनाज की छोटी छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है। मतलब लोगों का मानना क्या था कि उसके पास जो है चमत्कारी शक्तियां हैं और वो जो लोग बीमार हैं उनको ठीक कर सकता है और एक छोटी सी जो अनाज की ढेरी है उसको कई गुना कर देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दिकुओं मतलब जो बाहरी लोग हैं, जो गुलामी लोग हैं कि गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा हुआ है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग जो है बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या को दूर करने आया हुआ है। ठीक है, जो बिरसा नाम का एक आदमी था 1895 में आया था। ठीक है, झारखंड के जो छोटा नागपुर है उनके जंगलों में उसको देखा गया। लोगों का क्या मानना था कि वो एक चमत्कारी शक्तियाँ जो है उसके पास है। अगर लोग उसके पास जाते थे बीमार लोग तो वो उनको ठीक कर देता था और अगर अनाज की छोटी ढेरी है उनको वो कई लाख गुना बढ़ा देता था। ठीक है, और जो बिरसा था उसने खुद ही यह ऐलान कर दिया कि लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान ने ही जो है उसे भेजा है कि वो उनको गुलामी से आज़ाद करवा सके। ठीक है, और वहाँ के जितने भी लोग थे वो उसके पीछे चलने लगे और जो लोग थे वो बिरसा को क्या मानने लगे, भगवान मानते थे और उनको ये यकीन हो गया कि वह उनकी समस्या को दूर करने के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक सेकेंड, एक बार यही देख लेते। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिला बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही, ये इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। तो बिरसा का जन्म कहाँ हुआ, मुंडा परिवार में। ठीक है, मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है। तो मुंडा क्या है, एक जनजातीय समूह है, जनजाति। ठीक है, बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव, ये भी क्या है, आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इधर। ठीक है, जो बिरसा है वो किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दिकू कहा जाता था वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, आदिवासियों को जो है जीवन किस तरह जो है आदिवासियों का जीवन बदल रहा था। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जो जवाब मिलेंगे हम इस जो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, नेक्स्ट है क्या है हमारा क्वेश्चन है ये, जनजातीय समूह जो है किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है, कुछ झूम खेती करते थे, क्या करते थे, झूम खेती। तो झूम खेती के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसमें भी बताया गया है। उनमें से कुछ समुदाय जो है झूम की खेती, एक सेकेंड, झूम की खेती जो है करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। मतलब छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े होते हैं, ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे।
जो पेड़ हैं उनको ऊपर से काट देते थे और नीचे के जो घास फूस है उनको जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में जो है पोटाश होती थी और उसमें जिससे जो है मिट्टी उपजाऊ होती थी। तो राख में क्या होती थी? पोटाश, जिससे जो है मिट्टी उपजाऊ होती थी। ठीक है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। ठीक है, समझ में आया? जब वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय क्या करते थे? ऐसे ही जो है फेंक देते थे बीजों को। ठीक है, और उसे एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। वो जो है बीजों को बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट के वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती बनी रहती थी। परती मतलब उसको छोड़कर चले जाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया है परती। क्या है परती? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी जो मिट्टी है वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। मतलब एक बार जहाँ पे खेती की गई उसको जो है कुछ समय के लिए जो है छोड़ देते थे। खेती की वहाँ पे जो है फसल उगाई, फसल को काट लिया और फिर उसको वहाँ पे जो घास फूस था उसको जला के ऐसे ही उसको छोड़ देते थे, ताकि जो मिट्टी है वो फिर से उपजाऊ वहाँ पे बन जाए। ठीक है, देखिए घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से जो है घुमंतू खेती कर सकते थे। ठीक है, तो साल क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, महुआ क्या है? एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। महुआ क्या है? एक फूल है जिसको खा भी सकते हैं और इसको शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साल का पेड़ होता है। ठीक है, प्रति का पता चल गया। ठीक है, एक जमीन होती है जिसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन सके। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कुछ शिकारी। एक सेकेंड कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला जो खोंड समुदाय है इसी तरह की जो है समुदाय था। किस तरह का समुदाय था? आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके उत्पादों को इकट्ठा करके जो है अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जो है जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला जो खोंड समुदाय है वो ऐसा ही था। ठीक है, इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करने के लिए जो है निकलते थे। ठीक है, जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साल क्या था? एक पेड़ था। और महुआ क्या था? बताइए। महुआ क्या था? एक फूल था जिसको खाया भी जाता था और उसकी शराब भी बनाई जाती थी। ठीक है, इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुए चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे जो है खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे वो चीज़ें देने के लिए, जो कुसुम और पलाश के फूल हैं। ठीक है, इन समुदाय को चावल अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पाद के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था।
उनमें से कई लोग आपस में गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए जो है ज़्यादा भटकना पड़ता था। अगर उत्पाद कम पड़ रहे हैं तो आदिवासी जो है मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। जो बैगा थे, बैगा जनजाति थी जो मध्य भारत में थी, ठीक है, वो जो है काम करने से औरों के लिए, अपने लिए तो करते थे लेकिन दूसरों के लिए काम करने के लिए जो है कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगांव के लिए अपमान की बात थी। मतलब वो मजदूरी करना क्या मानते थे? अपमान मानते थे अपना, ठीक है। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापार और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उन्होंने उसको कर्जे की तरफ जो है ढकेल दिया। देखिए, कुछ जानवर पालते थे, इसके बारे में देखेंगे। एक सेकेंड, यहीं से कुछ लोग क्या करते थे? जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, तो पंजाब में कौन? वन गुज्जर ये जो है आदिवासी जो जातियां हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पंजाब में कौन थी? गुज्जर। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया और समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के क्या थे? गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो कुल्लू के गद्दी समुदाय क्या करते थे? गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, ठीक है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हम इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। चलिए, 9th क्लास के बारे में बोल रहे हैं। वो इतना 9th क्लास का तो सीटेट के लिए नहीं आता है ना, टीजीटी के लिए। देखिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारा से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत में बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखित हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खूचे, सॉरी इधर से एक मिनट, देखिए, जो चैत मास आता है उसमें जो औरतें क्या करती हैं? इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने जाती हैं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें जो है सागो, इमली और मशरूम
जिसको कुकरमुत्ता भी बोला जाता है, फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासी में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी, और जेठ क्या होता है, जून जुलाई वाला जो महीना होता है ना हमारा अभी, उसको मतलब जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। जेठ में बुआई होती थी और शिकार जो है चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। ये सारे मतलब महीनों के नाम लिखे हुए हैं, जो ज़्यादातर आजकल हमें ज़्यादा नहीं पता है, कुछ का ही पता है, ठीक है। पहले इन्हीं चीज़ों से जो है महीनों के नाम लिए जाते थे। एक सेकेंड। तो कार्तिक में क्या थी, वो कुटकी पक जाती थी। अगहन में जो सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। अब किस टाइम पे होती है हमारी, नवंबर दिसंबर के आसपास होती है ना ज़्यादातर, आई थिंक यही होगा पूस वाला। माघ में पुरुष एवं बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह हो जाने की मुख्य गतिविधि होती थी। ये सारे महीनों के नाम बता दिए इसमें, जो पहले के लोग जानते थे। अभी भी जो हमारे दादा दादी हैं इसी तरीके से जो है महीनों को जानते हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष जो है बेड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की भी जरूरत पड़ने लगी थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंडस, वेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, एक ईंधन की लकड़ी ले जाती हुई संथाल लकड़ी ले जाती लड़की। देखिए इधर से, बेवड़ क्या होता है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को बेवड़ कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल होने वाला शब्द, जो घुमंतु खेती है उसको मध्य प्रदेश में बेवड़ कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग जो है एक जगह खेती करते थे। देखिए 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। कब करने लगे थे? 19वीं सदी से पहले, ठीक है। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने के लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिक अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की जमीन एक सेकेंड, मुंडाओं की तरह जमीन पर कबीले की संपत्ति होती थी। कुल कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद जो है खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे, ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर थे उनका मानना था कि इधर उधर खेती करने से अच्छा है एक जगह पे रह के खेती की जाए, ठीक है। तो घुमंतू खेती जो करता था उनकी बजाय जो है एक जगह पे खेती करता है वो उनको सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था।
अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो उनको जो स्थायी लोग हैं, एक सेकेंड, अंग्रेजों को क्या लगता था, जो स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना उनको जरूरी है, जो लोग इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़े। जो औपनिवेशिक शासन है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि यह कैसे बदला, ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह अपनी जो है कई जगह पे उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो है काफी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां थी वो छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का जो है मानने के लिए बाध्य कर दिया। पहले वो इधर उधर जाके खेती करते थे, लेकिन ब्रिटिशों का मानना क्या था कि एक ही जगह पे रहकर जो है खेती की जाए, तभी वो सभ्य हैं। ठीक है, तो उनको एक जगह पे कृषि करने के लिए उनको बाधित कर दिया गया। ठीक है, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, जो आदिवासी इलाके थे, आदिवासी जो मुखिया थे वो क्या करते थे, मतलब उनके पास जो है बहुत सारा पैसा भी होता था औरों से ज़्यादा, जो मुखिया होते थे। ठीक है, और वो जो है अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। किनके आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन पर वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो है काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन वहां का जो शासकीय जो उनकी शक्तियां थी वो छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का जो है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया था आई थिंक, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। बनाए गए नियमों को जो है मानना पड़ा। उन्हें अंग्रेजों को जो है नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ था, देखिए। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को है काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। मतलब जो इधर उधर जाके खेती करते थे, अंग्रेज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनको क्या मानना था कि एक जगह रहकर ठहर कर रहना चाहिए। एक सभ्य लोगों की क्या होती है, जो विशेषता होती है वो एक जगह रहकर काम करना होता है और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जगह जो है स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि हमने 2 में पढ़ा था, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो है सरकार को क्या करते थे, लगान देते थे। ठीक है, इधर देखिए, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरत दिखाई गई है। घुमंतू खेती गुजरात के लिए बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी की जाती है। जो घुमंतू खेती है वो गुजरात के क्षेत्रों में अभी भी की जाती है।
ठीक है, यहाँ देखिए दिखाया गया है, यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। सॉरी। देखिए, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बनाने की अंग्रेजों की कोशिश जो है बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत जो है अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में जो है घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। ये देखिए, यहाँ देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलाव में आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा था। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का जो है शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जो है जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्पीयर्स तो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो स्लीपर क्या होता है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते होते हैं जिन्हें रेल के लिए पटरियों पर बिछाई जाती थी। ठीक है, ये देखिए, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए एक जो है मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, कितना रहता है, देखते हैं एक बार। थोड़ा ही है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे बहुत सारे गीत जो है इकट्ठे किए। उनमें से इस बात पर जिनमें उन्होंने इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन पर बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो ये एक गीत लिखा गया है, ठीक है, जो बेगांव ने लिखा है। देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे पे कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से। ठीक है, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, ये उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर बीती हुई आप बीती है वो लोगों ने सुनाई है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और इन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानून घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी
कर दी थी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विरोध थे। व्यापार की समस्याएं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजबूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों ने इनसे जो है क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया था। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखेंगे। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप बाजारों में भारी मांग थी। तो कौन सी सदी में थी? 18वीं सदी में जो है रेशम की भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए जो है रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते थे और जो है उनके कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया गया था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। देखिए, लोगों को बेचा जाता था इधर उधर। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा जो है दुश्मन मानने लगे थे। इसीलिए ठीक है, यहाँ पे एक चटाई बुन रही है एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित था। वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को लेकर जाती थी। मतलब घर का ही काम नहीं करती थी, वो बाहर का भी काम करती थी और वहाँ पे अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती थी। ये देखिए, बिहार के कोयला जो खान है वहाँ का एक पिक्चर है 1948 का। ठीक है, 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। जो भी मतलब खान में काम करते थे खनिक, वो क्या थे? आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। ये देखिए, मजदूर दिखाए गए हैं, ये सारे क्या थे? आदिवासी लोग थे। काम की तलाश। देखिए, एक सेकेंड। यहाँ से देखते हैं काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। एक तो वेतन कम देते थे काम करने के लिए, और उन्हें घर भी नहीं जाने देते थे। मतलब उनको बिल्कुल ही गुलाम बना के रखा हुआ था। ठीक है, नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने जो है बगावत कर दी थी। तो कोल आदिवासियों ने कब की?
1831 1832 में कोल आदिवासियों ने, और संथालों ने 1855 में 1855 में, ठीक है, उन्होंने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। तो बस्तर विद्रोह कब हुआ? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। और महाराष्ट्र में जो वर्ली विद्रोह था वो कब हुआ? 1940 में। बिरसा जिस समाज का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए बिरसा मुंडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा रहता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता जो है बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, जो मुखिया थे वहां के, को विद्रोह का जो है आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे और उन्हें जो है मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे जो है ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों को लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। कौन? मिशनरी और जमींदार, ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत और पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वो चीज़ उनको याद दिला रहे थे, ठीक है। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में कार्य करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। एक सेकेंड, ठीक है। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और जो मिशनरी है उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया।
उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव में घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, जो दीकू और यूरोपीय थे, को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायियों दीकू और यूरोप सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा जो है राज प्रतीक का था। जो सफेद झंडा था बिरसा राज प्रतीक का था। ठीक है, ऐसे बन सकता है कि बिरसा राज प्रतीक में कौन सा झंडा था? सफेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे उपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए जो है दीकू लोग आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इनमें से एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। एक बार ये ऊपर वाली 2-3 हेडिंग रह गई थी हमारी। लहू लुहान मेरे कंधे, ये मुंडा आदिवासियों के गीतों में जो है अनेक कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालात। नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई जो है खुशियाँ। ये एक गीत लिखा गया है। और वैष्णव क्या है? जो विष्णु की पूजा करने वाले जो भक्त हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। और नैनार क्या हैं? जो शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो आज चैप्टर था हमारा चौथा जो अध्याय है, 4th चैप्टर, ये हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जो है पॉलिटी की अपना 1st चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए।